हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है, जो 12th का बोर्ड ले रही है वो 2 टर्म में लेके, है ना। और फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, है ना। और इसमें से जो है जैक बोर्ड जो है कुछ मॉडल सेट निकाली, अब तक जो है 5 मॉडल सेट निकाली है। और ये जो मॉडल सेट है उसी के अनुसार आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो हमने बहुत इजी वे में इस मॉडल सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया है और इसको पूरा जो है विस्तार से हम सॉल्व किए हैं, करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी हम जो है चैप्टर वाइज, अभी तक हम रिलेशन और फंक्शन का जो सीरीज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो 2 चैप्टर का हम वीडियो अभी तक लोड कर चुके हैं, है ना। जिसमें कि आपका रिलेशन फंक्शन है और दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको भी देखिएगा। और इस मॉडल सेट के अनुसार ही है वो सारा प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका मॉडल सेट 1 का प्रॉब्लम, और इसी मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखते हैं और उस ट्रिक से भी सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है बच्चों, रिलेशन और फंक्शन से है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय x + 2y = 8। द डोमेन ऑफ आर इज 2 4 6 1 2 3 4 2 4 6 8 2 4 8। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग आर का जो ये डिफाइंड है वो है एक्स वाई, है ना। और इसमें कहता है कि x + 2y = 8 हो और x और y दोनों कोई नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या है। कहता है कि कोई संबंध है r जो कि प्राकृतिक संख्या पर डिफाइंड है, और वो जो संबंध है वो x + 2y = 8 है। ठीक है, तो डोमेन क्या है? तो आप जानते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डोमेन कहलाता है, और ये जो सेकंड देख रहे हैं ये कहलाता है रेंज। तो डोमेन के लिए देखिए, अब ये जो आर है ये कैसे डिफाइंड हो रहा है। देखिए, अगर आप इसमें से इसको देखते हैं कि कौन है डोमेन, तो 2 अगर डालते हैं तो 2, अब 4 2 जा 8, है ना। तो 2 डालेंगे, x का वैल्यू, है ना, तो 2 हो जाएगा। और 2 और 2 2 जा 4, 8 पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, अगर ये 2 4 6 है ना, तो ये मेरा हो गया x, कौन सा डालें हम लोग, 2 डालते हैं तो ठीक है, 8 को पूरा करना है ना। तो ऐसा डालते हैं 2 3 2 और 3 2 जा 6, 8 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग डालते हैं 4 2 4 2 डालते हैं तो ये 4 होता है x का वैल्यू, 2 2 जा 4, 8 हो गया। उसके बाद हम डालते हैं 6 1 6 और 2 8। देखिए, इसके बाद कोई ऐसा भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस रिलेशन को। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है डोम आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 2 4 6 ऑप्शन ए। बहुत इजी था। मेन जो ये जो रिलेशन दिया हुआ था इसके अनुसार हम जो है इसके सारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर को निकाल लिए और उससे हम लोग डोमेन को फाइंड किए। सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है सेट का, कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर = L1 और L2। अगर 2 लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पे कहता है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए बच्चों कि अगर ये लाइन है L1, कोई लाइन है, अगर L1 से बिलोंग करेगा, है ना, तो ये कभी भी L1 परपेंडिकुलर L1 का नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए
सिमेट्री के लिए लेते हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 है तो निश्चित है कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक फॉलो करता है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आइए तो देखिए ये देखिए अगर ये L1 है और ये L2 है तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए मान लिया जाए कि ये L1 है और ये जो मेरा एक लाइन है L2 है, ये L3 है। तो देखिए L1 L2 ये परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो कभी L1 और L3 जो है, अगर L1 L2 बिलोंग्स R है और L2 बिलोंग्स R है ना, तो कभी भी L1 L3 बिलोंग्स R नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहता है कि सिर्फ सिमेट्रिक है ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, यही होगा, बी ऑप्शन होगा। सिमेट्रिक है ना तो ये रिफ्लेक्सिव। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। ये थर्ड प्रॉब्लम जो सेट का है वो कहता है कि एफ जो है रियल से रियल डिफाइन है बट जो है इसमें -4/3 नहीं होगा, ठीक है, और इसका रेंज है रियल नंबर। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x/3x + 4 है। द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ द मैप, यानी इन्वर्स क्या होगा, है ना, इसका इन्वर्स फंक्शन। ये तो सिर्फ है समझने के लिए है, जो डोमेन है वो रेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो एवरी फंक्शन डिफाइंड एफ इन्वर्स देन फंक्शन इज 1 और ऑन टू, ये दोनों होना चाहिए। जब तक फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं होगा तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 तो है ही ये। चलिए ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने का सबसे आसान प्रोसेस क्या है कि ये जो एफ एक्स है 4x 3x + 4, इसको आप y मान लीजिए, एफ एक्स को, और सबको y के इधर जो है लेफ्ट साइड में x रखना है, बाकी सारा y के टर्म में चेंज कर देना है। तो आप देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x + 4 ये y = 4x हो जाएगा। 3xy + 4y = हो जाता है 4x। तो देखिए अगर 4y मेरा यहाँ पे है तो ये हो जाता है 4x - 3xy, ये हो गया 4y = x कॉमन ले लीजिए, 4 - 3y, ठीक है, 4 - 3y। तो x जो है मेरा x = हो जाता है 4y/4 - 3y, है ना। तो ये मेरा हो गया, और इसको अगर x के प्लेस पे डालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये जो इन्वर्स है एफ इन्वर्स x, ये हो जाता है 4x/4 - 3x, है ना। ये प्रोसेस है, जो आया x का वैल्यू वही एफ इन्वर्स का हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाता है, y में मांगता है ना, तो y में है ही एफ इन्वर्स जी वाई है ना। तो इसमें से आप देखिए ये हो जाएगा, तो ये है ही, x में बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया ये वाला ऑप्शन बी। बहुत इजी प्रोसेस है, सारे टर्म को y में चेंज कर दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है सेट का, उसको देखिए। कहता है कि लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 ऑन टू। ये जो फंक्शन है ये 1 ऑन टू है। कौन सा फंक्शन, ये दोनों अलग अलग। तो इसका जो कम्बिनेशन है गॉफ है, ये क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब 1 ऑन टू का कॉम्बिनेशन होगा तो ये ऑलरेडी 1 ऑन टू का ही तुम्हारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा ए, ठीक है, 1 ऑन टू। इसको हम लोग जो है बाइजेक्टिव भी कहते हैं, आपको चेंज करना होगा तो बाइजेक्टिव भी दे देगा। तो इसमें देखिए कि 1 होने के लिए क्या है कि अगर ये कोई है फंक्शन ए बी, कोई सेट्स है ना, तो ये है एफ में तो 1 2 3 4 है, इसके साथ मान लीजिए कि 2 है 4 है 6 है 8 है। तो ये देखिए सभी का एक इमेज बन रहा है और इसका प्री इमेज भी बन रहा है,
और एक भी एलिमेंट इसमें ये क्या होता है, मेरा डोमेन हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है ना। ये इसको रेंज कहते हैं, है ना। तो इसमें से देखिए कि प्रत्येक एलिमेंट का बना तो 1 1 हो गया, और एक भी एलिमेंट इसमें नहीं बना तो ऑन टू हो गया। तो ये जो है मेरा गॉफ का जो होता है, ये डिफिनीशन ही होता है, प्रॉपर्टीज़ है गॉफ का, कि एफ और जी अगर दो 1 1 ऑन टू है तो इसका कम्बिनेशन गॉफ हो या फॉग हो वो भी 1 1 ऑन टू ही होगा। चलो 5 नंबर देखते हैं। तो बच्चों 5 प्रॉब्लम कहता है कि लेट द फंक्शन एफ आर टू आर। ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो देख रहे हैं फंक्शन एफ आर से आर के बीच डिफाइंड है। तो कहता है कि एफ इज़ क्या है। तो देखिए आप 1 1 होने के लिए कोई भी नंबर डाल दीजिए एक्स का, तो वो रियल से रियल होगा। तो देखिए हम लोग लेते हैं 1 1 दिखाने के लिए x1 इक्वल टू एफ x2, जबकि x1 और x2 जो है ये दोनों बिलोंग्स रियल नंबर है। तो एफ x1 क्या हो जाएगा, 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, है ना। ये मेरा हो जाता है -4x1 इक्वल टू -4x2। ये मेरा हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर एफ इज़ 1 1, ठीक है, 1 1 है। उसके बाद ऑन टू दिखाने के लिए लेट इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 3 - 4x। तो ये मेरा हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 1/4 3 माइनस वाई, है ना। आप कोई भी नंबर डालोगे, ठीक है, सपोज़ कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर डाल रहे हैं, कुछ भी नंबर डालिएगा तो सबका इमेज बनेगा, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये अगर नंबर है कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बनता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है ना, 1 1 ऑन टू है। इसका ग्राफ जो है एक लाइन है, तो इसका भी जो है अगर कोई लाइन ऐसा है जो कि इससे पास करता है तो इस पर पैरेलल लाइन होगा तो एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो ये भी 1 1 का पहचान है कि 1 1 होगा ही। तो 1 1 ये भी है, 1 1 ये भी है। ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू में क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं लेना चाहिए। कोई भी नंबर आप डालोगे, जैसे मान लीजिए ये तो समझ गए कि 1 1 ऑन टू है। तो अब देखिए समझने के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x है सपोज, है ना। 3 - 4x है, 3 - 4x। आप f1 ले लीजिए तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। f -1 ले लीजिए 3 + 4, ये हो जाएगा 7, है ना। उसके बाद कुछ और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए f2 ले लीजिए, तो ये मेरा कितना होता है 8 - 5। f -2 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। -5 2 डालता है ना, 2 2 जा 8 11। तो देख रहे हैं कि एक भी एलिमेंट सबका प्री इमेज बनते जाएगा ये, है ना। जो भी होगा प्री इमेज भी बनेगा इसका, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बच्चों प्रॉब्लम 6 है कि एफ एक्स इक्वल टू x - 1/x + 1, देन f1 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 एंड डी है नन ऑफ दिस। कहता है कि ये फंक्शन का सवाल है। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू x - 1/x + 1 है। तो अगर x का वैल्यू 1 इधर डालते हैं तो 1 - 1 1 + 1 0/2, और ये 0 होता है। तो आप देखें कि ये ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। प्रॉब्लम 7 को हम लोग देखते हैं। 7 कहता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी कहता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज है, ये तो आप जानते हैं कि इसका जो है -π/2 से π/2 होता है। ये हम लोग मतलब कंसेप्ट में पढ़े हैं, इन्वर्स का कंसेप्ट में, है ना। तो ये ऑप्शन तो जान ही सकते हैं, ठीक है। अगर ये तो बच्चे देखिए 8 प्रॉब्लम कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1, है ना, इज π/4 -π/4 3π/4 नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो मेरा है 0π/2 पाई 3π/2 और 2π, है ना। तो आप जानते हैं कि इसमें से जो है ये साइन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x
और टेन इनवर्स एक्स ऑल आर नेगेटिव, है ना। और इसमें होता है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, पहले भी हम बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये होता है अल्फ़ा, ये होता है माइनस अल्फ़ा, तो इसमें भी ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो रेंज है वो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, चूँकि इससे लेस है। ये क्या हो गया, पाई प्लस अल्फ़ा होगा ये, या 3π/2 माइनस अल्फ़ा होगा, यही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हो, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि मेरा जो है ये माइनस में है ना, तो 10 माइनस यहाँ पे नेगेटिव है, तो 10 का जो है लेट 10 इनवर्स -1 इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y। तो ये हो गया 10y इक्वल टू -1, तो 10y इक्वल टू -10π/4। अगर ये माइनस फर्स्ट में नहीं रहता तो y का वैल्यू क्या हो जाता, π/4 हो जाता, बट माइनस है तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि ये जो माइनस है तो माइनस अल्फ़ा है, तो आप इसको लिख दीजिए 10 माइनस π/4, यानी 10 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। तो ये -π/4 बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 9 प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। नंबर 9 कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 इस ऑप्शन है 13π/6, π/6, 7π/6 और -π/6। अब इसमें से क्या है, ये आप जानते हैं कि कॉस जो है उसका कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, जो भी कॉस है 0 to 80। बट ये जो वैल्यू है ये अगर हम लोग लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, यानी कि अगर पाई मीन्स 180 180 30 है ना, 13, तो ये क्या हो जाएगा 490 डिग्री हो जाएगा ये, है ना, जो कि रेंज से ये बाहर है ना, 0 से 180 से बाहर है, तो इसको इस रेंज में लाना होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो मेरा कॉस इनवर्स है ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस प्लस π/6, यानी ये जो रेंज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा इसमें, है ना। ये होता है क्या 2π प्लस अल्फ़ा, तो इस रेंज में आ जाएगा। तो ये जो देखिए मेरा ये चला यहाँ से यहाँ तक आया ख़त्म, तो बचा क्या, सिर्फ π/6, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस π/6, यानी ये हो जाएगा π/6। आंसर जो होगा इसका बच्चों देखिए बी, ठीक है। 10 प्रॉब्लम को देखते हैं हम बच्चों की साइन इनवर्स साइन 10 इनवर्स एक्स और मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो मेरा है। अब इसमें देखिए कि साइन 10 इनवर्स, अगर यहाँ पे साइन रहता तो वैल्यू क्या होता है x हो जाता, बट तब इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम लोग, लेट 10 इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, और जब ये थीटा मानेंगे बाय इन्वर्स डिफिनेशन ये हो जाए 10 थीटा इक्वल टू एक्स, और जब पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये थीटा, तो 10 थीटा क्या होता है p/b इक्वल टू x/1, तो p हो जाएगा मेरा x, b हो जाएगा 1, तो अपसेंट क्या है h क्या है अपसेंट है, तो h इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है b² प्लस p² दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये प्रॉब्लम है ये है साइन 10 इनवर्स x और इसको माने हैं थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस p/h, परपेंडिकुलर कितना है x और h कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 11 प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, जो कहता है कि इफ़ a है ना aij m इंटू एन देन द ट्रांसपोज ऑफ a, यानी ये a है, ठीक है, a इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ये a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कहने का मतलब है a का a डैश, ये ट्रांसपोज हो गया। तो जब हम चेंज करते हैं तो रो को कॉलम कर देते हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे 2 2 3 4 है ना, और 1 2 5 a इक्वल टू दिया हुआ है, इसका ऑर्डर आप क्या निकाल सकते हो बोलिए, तो ये 2 इंटू 3 है, यानी 2 रो 3 कॉलम है। a डैश लीजिएगा तो देखिए 2 3 4 1 2 5,
तो ये ऑर्डर 1 2 3 3 रो और 2 कॉलम हो जाता है और चेंज हो जाता है ना। तो देखिए ये जो मेरा चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया सी, यानी रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है। तो यहाँ पर कॉलम क्या शो कर रहा है, रो क्या शो कर रहा है, आई, और जे क्या कॉलम शो करता है। तो कॉलम के प्लेस पे क्या होता है, जे हो जाएगा, और जे के प्लेस पे आई हो जाएगा। चलिए देखिए ये हो गया मेथड। अब 12 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इफ़ 2x + y 4x, यानी ये देखिए ये आपको दिख रहा है ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में आप जानते हो इस बात को कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये मेरा इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो किसी एक को इक्वल करके देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सपोज दैट हम ये ले लेते हैं 4x = x + 6। तो ये 4x, x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 6 होगा, ये हो गया 3x = 6। तो x = 6/3 कैंसिल होके 2, x का वैल्यू 2 निकला। अब कोई एक ले लेते हैं, सपोज इसको ले लेते हैं 2x + y = 7। y का x का वैल्यू पहले निकाल चुके, कितना है 2 + y = 7। तो ये हो गया 4 + y = 7, y = 7 - 4 यानी 3, यानी x का वैल्यू 2 हो गया 3। तो x का वैल्यू 2 3, ऑप्शन बी। ठीक है, चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं। सपोज दैट कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 डालते हैं ना, 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया, क्लियर हो जाएगा है ना। तो चलिए अब 13 प्रॉब्लम को देखो कि a = 0 1 1 0, देन a² = ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन आता है ये देखना है। तो a² निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन का ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये प्रॉब्लम है। तो a² कहने का मतलब क्या हो गया, a² दैट इज a × a मेरा है 0 1 1 0 0 1 1 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, ये इसका रो चूज करते हैं और ये कॉलम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये रो है और ये मेरा कॉलम है। तो 0 × 0 0, 1 × 1 +1, फिर 0, फिर सेकेंड कॉलम में चले जाते हैं 0 × 1 0 और 1 × 0 0, फिर 1 × 0, फिर ये स्टार्ट करते हैं और इससे बारी बारी से कॉलम लेते हैं 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, 1 × 1 1 और प्लस 0 × 0 0। ये आपका आएगा कितना 1 0 0 1। इसमें देखिए ऑप्शन कौन है बच्चों, देखा जाए ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 14 प्रॉब्लम का था द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में 1 है, फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 1 0 0, सेकेंड रो का एलिमेंट है 0 2 0, थर्ड रो का है 0 0 0। तो ये देखिए आप, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नॉन ऑफ दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, अगर ऑर्डर में लेते तो ये होता है 1 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो आइडेंटिटी है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है कि a = a' होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी चेक कर लेते हैं, इसका a' निकाल लेते हैं। a' = क्या हो जाएगा, देखिए ये जो रो है वो कॉलम बना देते हैं 1 0 0, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 0, फिर 0 0 0। देखिए ये भी मेरा a के जैसा ही है, ये तो मेरा सिमेट्रिक हो गया, करेक्ट हो गया है ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक में a = -a' होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है ना। तो ये मेरा करेक्ट है। और इसमें देखिए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टर्म है, ये जो ट्रायंगल टर्म है ये 0 होना चाहिए और ये मेरा 0 होना चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट ये कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट ये जो रेस्ट है ये तीनों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट 0 होना, सिमेट्रिक का यही पहचान है। और अगर तब इसका जो a' निकालिएगा तो वो a के इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर a = -a' हो जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये नियम है ना। तो चलिए 15 प्रॉब्लम देखिए, सेट का क्या है, ये भी मैट्रिक्स का सवाल है और मल्टीप्लिकेशन है ना। AB होल ट्रांसपोज क्या होता है ना, ये निकालना है इसमें से। तो आप देखिए, तो AB होल ट्रांसपोज होने के लिए आप जो है पहले A जो है
1 माइनस 4 3, इसका ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो ये कितना है 3:1 है, 3 रो 1 कॉलम है, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 4 और 3, ये हो जाता है 1:3, यानी 1 रो 3 कॉलम। बी इक्वल टू क्या है बच्चों, देखिए -1 2 3, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 2 3, यानी ये मेरा हो गया 1:3, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा 3:1। तो अब यहाँ पर जो है ए बी होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। बी है मेरा -1 2 3, इसका ऑर्डर है 3:1, है ना। और ये बी डैश ए डैश कितना है, ए डैश है 1 माइनस 4 3, और इसका ऑर्डर है 1:3। तो देखिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो मिल रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेते हैं -1:1 -1 -1:4 4 -1:3 -3 2:1 2 2:4 -8 2:3 9 3:1 3 3:-4 2 सॉरी हाँ 3:12 और 3:3 कितना हो जाएगा 9। ये तो मेरा हो गया। अब इसमें से देखिए क्या है बच्चों, देखिए ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा गलती हो गया था, ये 1 है यहाँ 3 लिख दिए थे, तो ये मेरा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है -1 से 1, तो ये हो गया -1। अब देखिए क्या है, ये तो कंप्लीट है, ये नीचे वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -4 1:1 1 -4, और इधर हो गया कितना 3। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका ये भी क्या -1 -4 -3 2 -8 और 2 3 जा 6, है ना। तो देखिए -1 आ रहा है, 4 आ रहा है, -3 आ रहा है, 2 -8 6 1 -4 3, तो ये मेरा ऑप्शन ए हो गया। बच्चों देखिए हम तो यहाँ पे डिटेल बना रहे थे, है ना, आपको टोटल एक्सप्लेन करके बता रहे थे, और अगर हम इसको आप जब एग्जाम में बनाएगा प्रैक्टिस करके तो बहुत टाइम बहुत कम लेगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर 16 प्रॉब्लम देखते हैं। इस सेट प्रॉब्लम कहता है बच्चों वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज 0 -1 1 नन ऑफ दिस। तो बच्चों देखिए ये बहुत इजी प्रॉब्लम कई बार पूछा भी गया है, पहले भी अगर जो एग्ज़ाम जैक बोर्ड ली है उसमें से ये प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है ना। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, इसको एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करते थे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, ये बेसिक साइन माइनस है, और तो ये हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्लास 6 से ही पढ़ता है, हर एक बच्चा जानता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। चलिए 17 प्रॉब्लम देखो, ये भी 17 डिटर्मिनेंट का ही प्रॉब्लम है। अब बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम है ये, है ना। फर्स्ट का हिस्सा 2 4 3 5 इक्वल टू x3 2x 5, इसको भी एक्सप्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला राइट के साइड। तो ये हो जाता है 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 3 2 जा 6x, तो ये हो गया -2 और इधर हो गया -x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 ऑप्शन ए। चलिए 18 प्रॉब्लम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलिए 19 प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। प्रॉब्लम है कि a इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, ये कोई मैट्रिक्स है, और इसका कहता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 4, डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 2 4। चलिए चेक करते हैं क्या है इसका डिटर्मिनेंट में।
तो डिटर्मिनेंट जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, इसको लेते हैं 1 लेते हैं बच्चों। तो ये मेरा देखिए इस रो कॉलम को बंद किए तो ये मेरा होता है 1 साइन थीटा। थोड़ा डिटेल बता देते हैं, आप शॉर्ट में एग्जाम में बनाइएगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। ये माइनस साइन थीटा, ये फिर इस रो कॉलम बंद, माइनस साइन थीटा माइनस 1 1 और प्लस 1, ये रो कॉलम बंद, माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 हो जाता है, ये होता है 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लेते हैं माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये आपका हो जाता है प्लस 1, ये हो जाता है कितना साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। तो ये देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा क्या होता है, 0 0 से साइन का 0 हो जाएगा, तो ये बच रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देख रहे हैं आप, नोट करते जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व के बाय एक्सपेंशन मेथड। तो डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आया वो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, बट इसमें से तो ऑप्शन दूसरे ढंग से है। तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप इस चीज़ को जानते हैं कि -1 और साइन थीटा 1 के बीच में, बट ये जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हो गया 0 साइन थीटा 1, स्क्वायर किए तो 0 थीटा 1 है ना। ये हो गया 0, आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले ऐड कर दीजिए। तो 0 प्लस 1 लेस देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, दिख रहा है बच्चों। तो इसको आप फिर क्या है यहाँ पर, बट कितना है 2 है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 2 जा 4, इन 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये जो मेरा है पूरा देखिए ये 2 और 2 से के बीच में है ना, बट 2 भी अटैच है तो इसलिए क्लोज इंटरवल होगा 2 और 4 के बीच, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 20 प्रॉब्लम को देखते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है, कहता है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर, यानी कि नॉन सिंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 एडजॉइंट है। तो अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर इसका ऑर्डर n/n है, तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को अगर फॉलो किया जाए तो इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो ऑर्डर 3 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वल टू 3-1। तो a डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर कितना है, कहाँ है बच्चों, देखिए तो b में। तो बच्चों देखिए ये जैक बोर्ड के द्वारा जो भी सेट आया था है ना, उस सेट में 40 प्रॉब्लम है ना। आपका 5 सेट है जिसमें 40, हर एक सेट में 40 प्रॉब्लम है। तो हम फर्स्ट जो है 20 प्रॉब्लम को इस वीडियो में सॉल्व किए और उसके बाद 21 से हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, 40 प्रॉब्लम है। तो आप इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।